हेलो दोस्तों, आप सभी का जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं आपको पढ़ाता हूँ कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो मैंने उसमें 2-3 हेडिंग आपको अच्छे से बताई थी। आशा है कि आपको बढ़िया से समझ आया होगा और आप इंजॉय से पढ़े होंगे। तो हमने कुछ आपको एक बार थोड़ा इसका रिवीजन करा देते हैं, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो हमने जो पहला पढ़ा था कल क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या पढ़ा था हमने? यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने इसके बारे में कल जाना था। तो हमने इसके बारे में कल जाना था कि इस अपने विश्व में सबसे जो महाद्वीप है वो 7 है। हमने क्या क्या बताया था? एशिया बताया था, अफ्रीका बताया था, उत्तरी अमेरिका बताया था, दक्षिणी अमेरिका बताया था, अंटार्कटिका बताया था और यूरोप बताया था। तो हमने आपसे इसी में से 2 क्वेश्चन किया था कि आप हमें कमेंट में बताएं कि अब तक जो सबसे बड़े महाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो शायद आपने वीडियो देखी और कमेंट आपने किया होगा, मैंने पढ़ा नहीं। तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा वो है एशिया। एशिया महाद्वीप। और हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है जो है ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया मैंने कल बताया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया ये है सबसे छोटा महाद्वीप। तो हम आगे चलते हैं। तो हमने बताई थी राष्ट्रवाद की मैं आपको परिभाषा बताई थी। हमने आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा बताई थी, एक बार हम आपको याद दिला दें। जिस राष्ट्र में आप रहते हो उस राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह, भावना ये सब होती है, तो इसी को राष्ट्रवाद हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको राष्ट्रवाद की परिभाषा हमारे 2 लेखकों ने दी थी, जो उन्होंने चित्र के सहारे बताया था। आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखो तो आपको चित्र मिलेगा। तो एक थे अर्नेस्ट रेनान थे और एक थे फ्रेडरिक सल्यू थे। इन्होंने हमें चित्र के बारे में बताया था। अब आपको मैं याद दिला दूं, हमने पढ़ा था 1789 की क्रांति। मैं बता दूं 1789 की क्रांति में तो आपको पता होगा कि 1789 की क्रांति में क्या हुआ था। 1789 की क्रांति हुई थी, इसमें हुआ क्या था। और सबसे ज्यादा हम यूरोप में किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रांस के बारे में। तो 1789 की क्रांति में यही हुआ था कि लुईस 15वां 14वां आया था, उसके बाद 16वां। तो 16वां क्या था? 16वां निरंकुश राजा था। तो 16वां को क्या किया था? लोगों ने जन विद्रोह करके 16वां को सिंहासन से उठा करके फेंक दिया था, उसे फांसी दे दी थी। उसके बाद जनता जब जनता ने विद्रोह किया तो जो लुईस 16वां था उसको मार दिया। तो जब स्वयं जनता ने अपने लिए संविधान बनाया तो क्या बना? आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 1789 की क्रांति हुई थी, तो जब आज़ादी मिली थी लोगों को, फ्रांस के लोगों को, तो उसमें उन्होंने संविधान बनाया था, क्या क्या अधिकार दिए थे। तो मैं आपको अधिकार बता देता हूँ। सबसे पहला है जो अधिकार है अधिकार, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अधिकार तो जो सबसे पहला है समान अधिकार, समान अधिकार। ठीक है, समान अधिकार। और जो दूसरा अधिकार है वो है पितृभूमि। हमने आपको बताया था पितृभूमि। अब आपको पता होगा कि पितृभूमि जैसे हमारे यहाँ भारत में मातृभूमि, तो वहाँ पे पितृभूमि होती है, जिसको सबको एक देश का नागरिक माना जाए। पितृभूमि नागरिक। ठीक है, इसके बारे में दूसरा हो गया। अब हमारा तीसरा हो गया तिरंगा। क्या बनाया था उन्होंने? तिरंगा। जैसे हमारे भारत में है तिरंगा, वैसे उन्होंने अपने देश का एक झंडा बनाया था, जिसको तिरंगा बोलते हैं। और एक बनाया था आयात निर्यात। क्या बनाया था?
आयात निर्यात। आयात निर्यात, इसमें क्या किया था उन्होंने, आयात निर्यात को खत्म कर दिया था। जो हमारे देश से किसी दूसरे देश में जाते थे तो हमें कर देना पड़ता था, तो जो आयात निर्यात था इसको खत्म कर दिया, तो हमें कर नहीं देना पड़ता था। और आगे बता दें जैकोबियन क्लब, इसके बाद एक जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई। जैकोबियन क्लब का मतलब होता है जब उस वर्ग में शिक्षित लोग थे और वो एक कानून बनाते थे जिसका पालन ये लोग करते थे, उसे जैकोबियन क्लब कहते हैं। आशा करी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जब हम आगे बताएंगे आपको, रिवीजन अभी करा रहे हैं, आगे चलते हैं, जल्दी से रिवीजन करा दें क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, आपको देखने भी लगती होगी। तो फ्रांस जैकोबियन क्लब के बाद आता है कि जब फ्रांस में 1789 के बाद युद्ध हुआ था और लुई सलावा को मार दिया गया था, तो उसके बाद फिर से एक बार दोबारा फिर फ्रांस में राजतंत्र शुरू हो गया। फ्रांस में राजतंत्र शुरू हो गया और कैसे हुआ था, जब फ्रांस ने सोचा कि हम अपने पड़ोस के देशों को, ये है फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस मतलब पड़ोसी देश, इनको सोचा इनको भी हम राजतंत्र से मुक्त कर दें। पर जब ये राजतंत्र से इनको मुक्त करने गया तो ये खुद फिर से उसी में फंस गया और फिर से फ्रांस में राजतंत्र का चालू होने लगा। तो फिर जो राजा है वो अपनी मनमानी करने लगे, फिर से वैसा हो गया। यहाँ के जो इन लोगों ने अधिकार दिए थे संविधान के, फिर से शुरू से जैसे जो राजा ने अधिकार बनाए थे वो चालू होने लगा। अब हम आपको बताएंगे नेपोलियन। हमने कहा था कल कि हम आपको नेपोलियन के बारे में बताएंगे। नेपोलियन के बारे में ये बताएंगे कि लोग नेपोलियन ने क्या किया था, लोग नेपोलियन के साथ में क्या हुआ था, क्योंकि जो आया है वो तो हार के जाएगा ही, क्योंकि हमेशा कोई हर बार जीतता नहीं है, कई बार लोग हार भी जाते हैं। तो नेपोलियन ने 40 युद्ध जीता था। तो नेपोलियन 15 अगस्त 1769 में फ्रांस आया। फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन के बारे में सुना था, तो फ्रांस के लोगों ने कहा कि हमारा भगवान आ गया। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि अगर किसी लोग को कोई मारता रहता है, अगर वहाँ पर हीरो आ जाता है तो कहते हैं बस ये हमारा भगवान आ गया, ये हमें जरूर बचाएगा, आशा करने लगते हैं। तो वैसे फ्रांस के लोगों ने सोचा। तो नेपोलियन जब आया तो उसने फिर से क्या किया कि जो पहले 1779 की क्रांति में संविधान बनाया था उसने फिर उसी को लागू कर दिया, उसने फिर वही संविधान बनाया। तो हम देखते हैं जो 1789 का संविधान था, अब नेपोलियन ने उसमें क्या क्या बनाया था, ठीक है, नेपोलियन और एक जिसको कहते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता कहते हैं। अब हम आप देखेंगे आगे देखेंगे कि नेपोलियन संहिता में नेपोलियन ने क्या क्या लागू किए थे। देखिए हम बताते हैं आज आपको नेपोलियन संहिता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला था नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड कहते हैं। संहिता मतलब होता है कोड। नेपोलियन का नाम ही था। उसके बाद लिख देते हैं इसको, ये है पहला नेपोलियन संविधान। नेपोलियन का संविधान दिख रहा है आपको, यह है नेपोलियन का संविधान। तो ये है पहला। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है कानून के सामने सभी को बराबर का दर्जा दिया। कानून के सामने सभी को समान मतलब एक बराबर, समझना, ठीक, सभी को एक बराबर समझना। और उसके बाद जो था तीसरा क्या था,
तीसरा जो था हमारा आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया। जो पहले बनाया था, जब पहले 1789 की क्रांति में आज़ादी मिली थी फ्रांस को, तो उसने संविधान बनाया था, तो उसी को फिर नेपोलियन ने लागू कर दिया था। तो आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया था। आयात निर्यात, आयात निर्यात को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और जो चौथा है हमारा, चौथा है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको भी समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार भी समाप्त कर, क्योंकि जो बड़े लोग थे, बड़े समुदाय के सिर्फ उन्हीं, तो संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार मतलब जैसे किसी के पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी पहले जमाने में, तो उसका अधिकार समाप्त कर दिया, सभी को संपत्ति का अधिकार दे दिया। तो उसके बाद है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक और है योग्य जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिया। यानी कि जन्मजात, देखिए जन्मजात, जन्मजात अधिकार, जन्मजात अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया जन्मजात अधिकार को। जन्मजात अधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ के राजा हैं, तो हमारा जो हमारे पूर्वज थे वो भी यहाँ के राजा ही होंगे। मतलब कि जैसे मेरे पिताजी राजा थे, तो मैं भी उनका राजा भी बनूंगा उनके जाने के बाद। तो वैसे ही जन्मजात का अधिकार मतलब इसको हटा दिया, क्योंकि जब कोई राजा होता था तो उसका पुत्र राजा नहीं बनता था, अर्थात कोई भी राजा बन सकता था, इसका मतलब ये है। अब आगे देखेंगे, आप इसको लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जब नेपोलियन, ये जो नेपोलियन थे, नेपोलियन, जो ये नेपोलियन थे, इनका नाम आपको पता होगा, पूरा नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट है। तो जो नेपोलियन थे, फ्रांस के बाहर जाकर जब इटली पहुंचते हैं, फ्रांस के बाहर ये जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, इटली, इटली पहुंचते हैं। फ्रांस के बाहर जाकर कहाँ पहुंचते हैं, इटली पहुंचते हैं। तो इटली में इन्होंने एक सेंसरशिप बना दिया, एक सेंसरशिप बनाया। तो सेंसरशिप का मतलब बता देते हैं। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि जो कोई पत्र पत्रिका में इनकी आलोचना नहीं कर सकते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर इनका कोई भी अखबार इनका आलोचना भी कर सकता है, इनके बारे में अच्छा भी लिख सकता है, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने ये कहा कि कोई भी पत्र पत्रिका मेरे बारे में गलत नहीं लिख सकते। और उसके बाद इन्होंने एक और किया था, ट्रांसपेरेंट। क्या किया था, ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब ये था, नेपोलियन ने जबरदस्ती सेना में लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, जबरदस्ती। ठीक, उसके बाद अब देखिए नेपोलियन का अंत कैसे होता है, नेपोलियन धीरे धीरे कैसे पतन की ओर जाता है, ये देखिए आगे। अब जब नेपोलियन ने राष्ट्र को जीता था, तो नेपोलियन को जो फ्रांस के आसपास पड़ोसी देश थे, वो नेपोलियन को बधाई देने आए थे। तो जब उन्होंने जाना कि नेपोलियन ने जबरदस्ती करके लोगों को सेना में भर्ती करने लगा, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इसने सभी को सेना में भर्ती कर लिया, तो ये कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और हमें भी ये हथिया सकता है, हमारे राज्य की।
ये इसलिए डरते थे कि यहाँ पे इनके जो आसपास पड़ोस के देश थे वहां पर राजतंत्र चलता था और ये सोचते थे कि हमारे राजतंत्र को खत्म कर देंगे। इसीलिए इन्होंने एक प्लान बनाया नेपोलियन को हराने के लिए। और जो ये देश थे, ये कौन कौन देश थे हम आपको बता देते हैं कौन कौन देश थे जिन्होंने नेपोलियन को क्या हराया था। तो सबसे पहला देश है वो है इंग्लैंड, ठीक। और दूसरा देश जो है रूस, दूसरा देश है रूस। और जो तीसरा देश है प्रशा, इसका नाम प्रशा है। और एक चौथा देश है वो है ऑस्ट्रिया, चौथा देश जो है ऑस्ट्रिया है। इन चारों देशों ने मिल करके नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। इन चारों देशों ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया और नेपोलियन हार गया। नेपोलियन क्या हुआ, हार गया। नेपोलियन जब हार जाता है तो नेपोलियन के साथ ये लोग करते क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 1815 की क्रांति। 1815 के बाद का नया संरक्षण। 1815 के बाद क्या पढ़ेंगे, नया संरक्षण। तो जब नेपोलियन को इन लोगों ने हरा दिया और नेपोलियन के जो हारने का मेन कारण था वो आपको बता दें। नेपोलियन ने जब लोगों के साथ जबरदस्ती करने लगा कि तुम हमारे सेना में भर्ती तुम्हें होना ही पड़ेगा। और इसने और क्या किया था, और इसने ये किया था कि जो पत्र पत्रिकाएं थी इनको कहा था कि आप हमारी आलोचना नहीं कर सकते। इसीलिए लोग जो जनता थी, फिर जनता ने क्या किया, जनता आक्रोश में आ गई और जनता ने नेपोलियन का साथ नहीं दिया। जनता ने इन चारों देशों का साथ दिया। इसीलिए क्या हुआ, नेपोलियन हार गया। अगर आपकी एकता में शक्ति नहीं है तो आपको कोई भी दो तमाचा मार के चला जाएगा और बस उसे देखते रह जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं एकता बनाए रखिए, एकता में बहुत ताकत होती है। नेपोलियन इसीलिए हारा था कि उसने अपने लोगों को दुखी कर दिया था। क्योंकि अगर जैसे हम आप चार दोस्त हैं, अगर हम आपका साथ नहीं देंगे, आप हमारे बारे में हमेशा गलत सोचते हो, गलत कहते हो, तो हम क्या कहेंगे, रुको बताते हैं तुमको। कोई तुमको मार के चला जाएगा, वो तीन बोलेंगे नहीं, और तुमको मार के चला तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। तो यही हुआ था नेपोलियन के साथ में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इन देशों ने क्या किया था, आपको बताते हैं। इन चारों देशों ने नेपोलियन को एक सेंट हेलिना, ये मान के चलो सेंट हेलिना द्वीप है। क्या है, एक सेंट हेलिना द्वीप, मान लो एक सेंट हेलिना द्वीप है। तो नेपोलियन को यहीं पे भेज दिया। और ये कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में। ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, ये है दक्षिण अफ्रीका, ठीक, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में एक महासागर है, क्या, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक। क्या है, अटलांटिक महासागर, ठीक, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर है, वहां पर जो द्वीप था वहां पर नेपोलियन को भेज दिया जाता है। तो नेपोलियन को की 1821 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन की मृत्यु कब होती है, 1800। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी। तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई थी। और किस लिए हुई थी, ये आपको पता है कि नेपोलियन ने क्या किया था। नेपोलियन के कुछ चार देशों ने हरा करके उसको एक सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था, जहां पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। तो अब नेपोलियन की हार के बाद अब हम फिर से फ्रांस में फिर से राजतंत्र शुरू हो गया। फ्रांस में क्या शुरू हो गया, राजतंत्र। क्योंकि नेपोलियन ने लोकतंत्र बनाया था। क्योंकि नेपोलियन जो था वो एक अच्छा राजा था, लेकिन बाद में उसने जो थोड़ी बहुत गलतियां कर दी, उसी की वजह से जनता ने इनका साथ नहीं दिया। अगर हमारे मोदी साहब अगर फिर अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता इनका साथ नहीं देगी, तो ये क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो यही कारण था कि नेपोलियन हार गया। तो इसके बाद फ्रांस के इटली में फिर से क्या हुआ, राजतंत्र फिर से शुरू हो गया।
तो अब हम पढ़ेंगे फिर 1815 का एक सम्मेलन हुआ था इन्हीं देशों में। नेपोलियन को किसने हराया था? नेपोलियन का हार, नेपोलियन को हराया था, नेपोलियन को हराया। अब आप बता सकते हैं कि नेपोलियन को किसने हराया था, किस किस देश ने नेपोलियन को हराया था? तो सबसे पहले क्या? इंग्लैंड। आपने इंग्लैंड के बारे में बहुत सुना होगा, ये सब राज्य हमेशा चर्चा में रहते हैं, आपको कहीं ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्रशा। ये प्रशा, हाँ आपको थोड़ा प्रशा दिक्कत दे सकता है क्योंकि ये भी देश है। प्रशा जो इटली में ही है पर थोड़ा बाहर है, इसीलिए इसका नाम है प्रशा। ठीक है, ये देश है, नहीं तो आप सोचोगे ये प्रशा आज हम पहली बार सुन रहे हैं, इसके बारे में क्या? ठीक है, तो और रूस, और क्या था? रूस था। और जो चौथा देश ऑस्ट्रिया, अंटार्कटिका नहीं ऑस्ट्रिया, तो चौथा देश था ऑस्ट्रिया। ठीक, चौथा देश ऑस्ट्रिया। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को क्या किया था? हराया था। अब इन चारों ने मिलकर, यहाँ पे देख लीजिए, अब इन चारों देशों ने मिलकर एक संधि बनाई। संधि मतलब 1815 में, जिसको हम 1815 कहते हैं, इन लोगों ने मिलकर एक संधि बनाई। संधि किस लिए बनाई? क्योंकि इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था। तो अब इन्होंने सोचा कि अब आगे कोई और ना आके हमारे देश में प्रजातंत्र ला दे। राजतंत्र को ही रखने के लिए इन लोगों ने एक सभा बुलाई। अब देखते हैं उस सभा में क्या होता है। अब हाँ एक बात देख लीजिए, ये जो सभा बैठाई गई इन चारों देशों के बीच में, ये सभा कहाँ बैठाई गई? ये सभा जानते हो कहाँ बैठाई गई? ये जो सभा बैठाई गई, ये सभा बैठाई गई ऑस्ट्रिया की राजधानी। ये सभा जो बैठाई गई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये सभा कहाँ बैठाई गई? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। क्यों? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब नेपोलियन को हराया गया था तो जो इंग्लैंड, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया थे, इन्होंने किस देश में जो संधि बैठाई थी? क्या 1815 की संधि? तो इसमें कहाँ बैठे थे? ये वियना में बैठा है। तो अब आपको जब तक अगर कोई संघ अगर बैठता है तो उसमें का हेड मास्टर भी होता है, ना। जैसे किसी कोचिंग का हेड होता है टीचर, कोई जिसने कोचिंग को चलाता है, मेन होता है वो टीचर होता है, तो हेड होता है। तो जो कोचिंग का मार्गदर्शन करता है वो हेड ही टीचर करता है। तो वैसे ही इसका एक हेड था जिसने वियना, ऑस्ट्रिया के ही राजा थे जो उस समय राज कर रहा था। वियना की संधि का संचालक जो था, जिसको कहते हैं चांसलर का नाम हम बता देते हैं। इसका जो चांसलर का नाम था ऑस्ट्रिया की जो संघ था, इसके चांसलर, इसके तो ये चांसलर थे, ये जो चांसलर थे इनका नाम बता देते हैं ड्यूक। देखिए इनका नाम है ड्यूक। क्योंकि अंग्रेजों के नाम थोड़ा उल्टे सीधे रहते हैं ना, तो लेने में थोड़ा दिक्कत होती है कि कैसे पढ़े इनके नाम को। तो ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़िएगा पर वो आ जाएगा। ड्यूक मैटरनिक, देख लीजिए ड्यूक मैटरनिक। अब आप पढ़ सकते हो ड्यूक मैटरनिक, क्योंकि इनके नाम लेने में थोड़ा अजीब लगता है, अजीब टाइप का नाम होता है। तो इन्होंने ये किया। तो जो वियना का सम्मेलन का परिणाम अब हमको बताएंगे। इसका जब ये सम्मेलन हुआ, अगर कोई संघ बैठता है, कोई सम्मेलन बैठता है, तो जब अंत में उसको कोई परिणाम निकलता है, इसीलिए संघ बैठता है कि हम इसका कोई सोल्यूशन, अगर कोई कुछ हो गया तो कहीं इसको ठीक कैसे करें। अब हम उसका बैठ के सोल्यूशन खोजते हैं, तभी उसको सोल्यूशन मिलता है। और एक लोग तो सोल्यूशन किसी चीज़ का खोजते नहीं है, 2, 4, 6 मिलकर ही खोजते हैं। तो इन चारों देशों में इसका सोल्यूशन हुआ। हम देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकला है। तो वियना सम्मेलन का परिणाम हम डालेंगे वियना सम्मेलन का परिणाम। ठीक है, इसका हम परिणाम देखेंगे।
इन लोगों ने ये सोचा कि फ्रांस में हर बार फ्रांसी क्रांति शुरू कर देता है, और जब यह फ्रांस की क्रांति शुरू करता है ना, तो जो इसके आस पड़ोस के देश होते हैं वो भी शुरू कर देते हैं। तो इसी को रोकने के लिए जो इन्होंने ये सम्मेलन वियना सम्मेलन कब शुरू किया था, इसीलिए शुरू किया। तो जो पहला है, इसका जो पहला है देखेंगे, लुई 16वां। जो लुई 16वां था, जिसे लोगों ने मार दिया था फांसी पे चढ़ा के, वो लुई 16वां जानते हैं आप किस वंश का था? तो लुई 16वां जो, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, लुई 16वां था वो था बुर्बो वंश। बुर्बो वंश, लुई 16वां जो था वो बुर्बो वंश का था। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, शायद आपको ना पता हो कि कौन किस वंश का वंशज था। तो लुई 16वां बोर्बो वंश का था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका परिणाम जो निकला, वो पहला परिणाम क्या था। तो इसका जो पहला परिणाम था, सभी को समान क्षेत्र मिल गए। जो पहले लोकतंत्र में हटा दिए गए थे, फिर से उनको ये परिणाम दे दिए गए जो राजतंत्र में दिया गया था। सभी को अपना अपना राज्य सौंप दिया गया और सभी को अपनी अपनी मनमानी करने की छूट मिल गई। ठीक है, तो जो पहला है, सभी को अपना क्षेत्र दे दिया, सभी को अपना अपना क्षेत्र दे दिया। ठीक है, क्षेत्र दे दिया। ठीक है, तो सभी को अपना अपना क्षेत्र दे दिया। अब जो दूसरा था, फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश आ गया, यानी फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश आ गया, यानी जो लुई 16वां था जो बुर्बो वंश का था, इसी के जो आगे पूर्वज हुए, इसके मरने के बाद एक और आ गया। तो फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश आ गया। तो इसको देखेंगे, फ्रांस में फिर बुर्बो वंश आ गया। फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश आ गया। ठीक है, तो जो ये फ्रांस में बुर्बो वंश आया, ये राजा कौन बना? जब फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया इन लोगों ने, तो यहाँ फ्रांस का कौन राजा बना? तो फ्रांस का जो राजा था लुई 18वां बना। कौन? लुई 18वां। लुई 18वां। ठीक है, कौन बना? लुई 18वां। लुई 18वां किसका वंशज था? बुर्बो वंश का। जो लुई 16वां था, उसी का वंशज ये था। तो और एक देखिए है, हाँ, अब देखिए, जब फ्रांस में हर बार क्रांति हो जाती थी, हर बार राजतंत्र साबित हुआ करता था, फिर लोकतंत्र हो जाता था। तो इसी को रोकने के लिए चारों देश ने माइंड लगाया कि क्या करें कि ये देश जो हर बार जो क्रांति कर देता है, यहाँ के लोग ये रुक जाए, क्रांति ना करें। तो इन्होंने जानते हैं क्या किया? इन्होंने फ्रांस के को रोकने के लिए आगे के आसपास बहुत सारे क्षेत्र का निर्माण कर दिया। फ्रांस के अगल बगल, इसको कहते हैं आसपास। ठीक है, फ्रांस के आसपास फ्रांस के आसपास क्या कर दिया? छोटे छोटे राज्य का निर्माण कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे, इसका मतलब आप समझ जाइए कि दो बार है, छोटे दो बार है, छोटे छोटे राज्य का, छोटे छोटे राज्य का निर्माण, छोटे छोटे राज्य का क्या कर दिया? निर्माण किया। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो जो लुई 18वां था वो बुर्बो वंश का था। तो उसके बाद जो ये जो चार देश बने हुए थे, इनमें एक और था, हाँ, जो इसमें चार देश थे, इसमें एक मेनका का कथन, एक राजा था, हाँ जी, जो राजा जो इसका वियना सम्मेलन का क्या करता था? नेतृत्व करता था, संचालक था। ये जानता था
कि ये फ्रांस के लोग मानेंगे नहीं, फिर से ही विद्रोह कर देंगे। तो इनके लिए इसने एक कथन कहा है, वो कथन हम आपको बता देते हैं। जब फ्रांस छींकता है, बहुत अच्छा कहा है इसने, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो मैट्रिक ने ये कहा था। तो एक और थे चार्ल्स दसवें। तो ये जो लुई भैया कहाँ गए, इनको ढूंढना पड़ेगा। ये जो लुई 18वां थे, ये बहुत अच्छा राजा थे। ये अपने प्रजा का बढ़िया ख्याल रखते थे, सब कुछ किया करते थे। उसके बाद अब एक क्रांति आती है, वो अभी 1448। आप जानते होंगे 1448 की क्रांति। अब 1448 की क्रांति में क्या हुआ था, ये जो लुई 18वां थे, इनको जनता ने सिलेक्ट किया था। क्योंकि जिसे जनता सिलेक्ट करती है वो थोड़ा अच्छा काम नहीं करेगा, फिर क्या करेगी, जनता उसे उठा के फेंक देगी। तो इसीलिए इनको जनता ने सिलेक्ट किया था। तो इन्होंने 1448 नहीं, इनके बाद इनको सिलेक्ट किया था। इनके बाद एक और आए थे राजा, वो थे चार्ल्स दसम। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं हम। तो आपने परिणाम लिख लिया होगा कि जो क्रांति थी, जब वो विनमा की संधि का जो संधि हुआ था, तो उसका परिणाम क्या निकला। तो उसका परिणाम यही निकला था कि सबको सभी राजाओं को उनका जो राज्य था उनको वापस कर दिया था। उनको अपनी मनमानी करने के लिए छूट दे गई थी कि आप फुल मनमानी करो। तो फिर अगर जब किसी का ज्यादा हो जाता है, अत हो गई, अब तुम्हें हम देख लेंगे, यही कहता है ना। तो अब जब उनकी अत हो गई तो फिर क्या हुआ, देखते हैं। एक राजा है चार्ल्स दसम, जो लुई थे, एक अच्छे राजा तो थे ही। इनके बाद जो है एक थे चार्ल्स दसम। तो ये जो कथन था, मैं आपको बताया कि जब फ्रांस छींकता है तो उसके आसपास के जो देश होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उन सभी को छींक आने लगती है। ये मटेरनी का कथन था। उसके बाद जो एक लुई क्रिप आए, लुई फ्रिक जो थे, ये अच्छे शासक थे। अब जो कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी बड़ाई होगी ही होगी, तो सबको पता है। एक अच्छे शासक थे, ठीक है, ये एक अच्छे शासक थे क्योंकि जनता ने चुना था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1815 से लेकर के 1848 तक इन्होंने राज्य किया था। और एक क्रांति और छिड़ी हुई थी जो थी 1830। इससे पहले क्या थी, इससे पहले 1830 की क्रांति में क्या हुआ था, ये आपको बताएंगे हम। तो जो एक थे चार्ल्स दसम, तो ये भी थोड़ा गलती कर दिए। अब ये एकदम खच्चर हो गए। जो चार्ल्स दसम थे, इनको खच्चर यानी गधा कहते हैं, खच्चर को। ये खच्चर हो गए। तो थे क्या, चार्ल्स दसवीं, ठीक है। ये खच्चर थे, ये खच्चर राजा हो गए, ये खच्चर राजा हो गए। तो जनता ने फिर से विद्रोह कर दिया। जब जनता ने दोबारा फिर से विद्रोह किया तो ये जो थे चार्ल्स दसम, ये भाग गए। ये अपना राज्य छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। कहाँ भाग गए, इंग्लैंड भाग गए, ठीक, ये इंग्लैंड भाग गए। अब जब ये इंग्लैंड भाग गए तो जब यही थी, जब 1830 की क्रांति बता रहे हैं, ये 1830 की जो ईस्वी की क्रांति थी, इसी में जनता फिर विद्रोह कर दी। तो ये जो चार्ल्स दसम थे, ये भाग गए क्योंकि खच्चर हो गए थे। जनता इनको पसंद नहीं करती, ये भी अपनी मनमर्जी करने लगे थे। तो जब अपनी मनमर्जी करने लगे तो चार्ल्स दसम ये छोड़ के इंग्लैंड भाग गए। जब ये छोड़ के इंग्लैंड भाग गए तो इसी को 1830 की क्रांति कहते हैं। उसके बाद एक
राजा और आए, एक जो हाँ ये छोड़ के भाग गए, तो फिर एक राजा को जनता ने क्या किया, सिलेक्ट किया, फिर एक राजा को जनता ने सिलेक्ट किया। वो तो जो थे, वो राजा जो थे लुई फ्रिक, यही थे, ये जो अच्छे शासक थे, इन्हीं को सिलेक्ट कर लिया गया। लुई फ्रिक, लुई फ्रिक, इनको जनता ने सिलेक्ट कर लिया। इन्होंने क्या किया, ये 1830 की क्रांति के बाद सिलेक्ट किया, तो ये जाके 1848 यहाँ तक इन्होंने राज किया। जब यहाँ तक इन्होंने राज किया, तो उसके बाद 1848 के बाद एक क्रांति आती है। 1848 के बाद क्रांतियों का युग चलता है। क्रांतियों का युग यहाँ से चला था 1830 से 1848 तक, इसके बीच में क्रांतियों का युग चलता रहता है। हम आपको आगे बताएंगे। अब एक चीज और जान लीजिए, आप पीछे थोड़ा पीछे चलते जाइए, आप पीछे चलते, आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि बुक में थोड़ा कुछ जो हेडिंग छूट जा रही, तो उसके बारे में बता दीजिए। छोटी छोटी हेडिंगें हैं, कुलीन वर्ग और एक नया मध्य वर्ग। 1789 ईस्वी में जन्मे थे कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। तो ये कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग का मतलब होता है जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग, ये जो कुलीन वर्ग थे, ये कुलीन वर्ग, ये अमीर हुआ करते थे। ये बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, जो उनके पास जगह जमीन थी सब इन्हीं के पास थी। और जो मध्य वर्ग के लोग थे, ये जो मध्य वर्ग थे, मध्य वर्ग, ये इनके यहाँ क्या करते थे, कार्य किया करते थे। ये इनको अनाज उगा के देते थे, तो ये आराम से उसका उनको मतलब बेचा किया करता। और इनको जब सिर्फ थोड़ा कम, जो वो क्या कहते हैं, जो अपने यहाँ देते हैं, पैसे दे देते हैं जो काम करने को, वही दे दिया करते थे। क्योंकि सभी के पास जमीन थी नहीं, राजतंत्र था, तो सब राजा का हुआ करता था, ये कुलीन वर्ग का हुआ करता। तो जो मध्य थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो क्या करते, वो कुछ भी ना करते, इसीलिए विद्रोह हुआ करता था। तो इसके बाद सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग हुआ करता था। तो यही थे कुलीन, तो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग यही देता। एक और आता है उदारवादी राष्ट्र का अर्थ। अब आप समझ लीजिए उदारवादी राष्ट्र का अर्थ। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी की विचारधारा से अधिक जुड़े थे। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का विचारधारा, उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। जो अधिक संपत्ति वाले लिए यही दिया गया। हम आप कल पढ़ेंगे। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आज हमने सिर्फ पीछे का रिवीजन कराया था और 2 हेडिंग आपको हमने पढ़ाई थी, वो भी इतने टाइम ले लिए हम आपके लिए। तो जो अब हम कल पढ़ेंगे वो है क्रांतियों का युग। वो जो है क्रांतियों का युग पढ़ेंगे, क्रांतियों का युग। क्रांतियों की जो अभी हम पढ़ा थे, क्या 1830 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक, यही था क्रांतियों का युग। और इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद। इसके बीच में जो इसकी मेन हेडिंग होती है, जो छोटी छोटी हेडिंगें बीच में आती हैं, राष्ट्रवाद भावनाओं का उदय कैसे हुआ, और भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। जब आदमी, कोई भी आदमी को कोई खाना नहीं देगा तो विद्रोह तो करेगा ही। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, वही हम आगे जानेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जीनियस अकेडमी का सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद सभी दोस्तों को।